नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा ज्ञान में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके हर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने कभी पढ़े नहीं होंगे। मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, WBC को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ल्यूकोसाइट। तो WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल को, श्वेत रक्त कणिका को ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम WBC के बारे में जान लेते हैं। तो WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका की खोज किसने की थी? एंड्रल और एडिसन ने की थी। WBC को ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। और WBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में। और WBC का जीवन काल औसतन 2 से 4 दिन का होता है। और यह हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, यानी इम्यूनिटी पावर प्रदान करती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? यानी रुधिर की लार्जेस्ट सेल कौन सी है? तो इसका उत्तर भी होगा WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका ही है। तो यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी रुधिर कोशिका है। इनकी संख्या हमारे शरीर में 8 से 10,000 प्रति 100 ml होती है। और इनका आकार कैसा होता है? अनियमित या अमीबा के जैसा होता है। जबकि RBC हमारे शरीर की सबसे छोटी रुधिर कोशिका है। हमारे शरीर में RBC और WBC का अनुपात कितना होता है? 600:1 होता है। ये आप याद कर लीजिए कि RBC और WBC का अनुपात कितना होता है? 600:1। और WBC में केंद्रक पाया जाता है, जबकि RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भक्षण करने वाली कोशिकाएं किसको कहा जाता है? यानी फैगोसाइटिक सेल किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर भी है ऑप्शन बी, WBC। तो WBC को भक्षण करने वाली कोशिकाएं कहा जाता है। अब इनको भक्षण करने वाली कोशिकाएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे शरीर में बाहर से प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया, विषाणु आदि का भक्षण कर हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी WBC कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोनोसाइट। तो मोनोसाइट हमारे शरीर की सबसे बड़ी WBC है। और सबसे छोटी कौन सी? स्मॉलेस्ट है, लिम्फोसाइट। और बेसोफिल्स क्या है? बेसोफिल्स भी एक तरह की WBC होती है। इसमें मिनिमम संख्या में WBC होती है और न्यूट्रोफिल्स में मैक्सिमम संख्या में होती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में एलर्जी के समय कौन सी WBC कार्य करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स हमारे शरीर में एलर्जी के समय कार्य करती है। अब ये क्या कार्य करती है वो देख लेते हैं। तो हमारे शरीर में एलर्जी के समय बेसोफिल्स कार्य करती है। ये हमारे शरीर में हिस्टामिन का निर्माण करती है, जो एलर्जी के प्रति रिएक्शन के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ये किसका निर्माण करती है? बेसोफिल्स, हिस्टामिन का, जो किसके लिए उत्तरदायी होता है? एलर्जी के प्रति उत्तरदायी होता है। उसके प्रति हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में खून किस प्रोटीन के कारण नहीं जमता है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में खून क्यों नहीं जमता है, जबकि जब हमको चोट लगती है तो खून हमारे शरीर से बाहर आ जाता है और रुधिर का थक्का बन जाता है, लेकिन हमारे शरीर में भी तो खून बहता रहता है, तो वो क्यों नहीं जमता है? तो वो किसके कारण नहीं जमता है? हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है, हिपेरिन। अभी क्यों नहीं जमता है इसका हम देख लेते हैं। इस प्रोटीन का निर्माण बेसोफिल्स के द्वारा किया जाता है। बेसोफिल्स इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के लिए उत्तरदायी होती है। जैसे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन क्या हो गया? जैसे आप किसी को चाटा मारते हैं तो उसका गाल लाल हो जाता है, सूजन आ जाती है, तो वहाँ की कोशिकाएं डेड हो जाती हैं। तो इन जो भी ये रिएक्शंस होती है उनके लिए कौन उत्तरदायी होता है? बेसोफिल्स ही उत्तरदायी होता है। हमारे शरीर में हिपेरिन की कमी होने पर हमको कृत्रिम हिपेरिन दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? हीरोडिन कहते हैं। और यह कहाँ से लिया जाता है? मतलब ये जोक के लार, सैलाइवा ऑफ लीच में पाया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे शरीर को एडवांस लेवल इम्यूनिटी कौन प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अभी एडवांस लेवल इम्यूनिटी क्या है? जैसे आपने देखा होगा बचपन में बच्चों को टीके लगाए जाते हैं। अब वे क्यों लगाए जाते हैं? जैसे पोलियो का टीका लगाया जाता है, तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको भविष्य में किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, उसके लिए लगाए जाते हैं। इसी को हम एडवांस लेवल इम्यूनिटी या फिर फ्यूचर में मतलब जो रोगों से रक्षा की जाती है वो कह सकते हैं। तो इसका हम देख लेते हैं क्या होता है। तो ये हमारे शरीर में मेमोरी सेल का निर्माण करती है, जिससे हमारे शरीर में भविष्य में रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। और टीकाकरण से भी हमारे शरीर में मेमोरी सेल, मतलब मेमोरी सेल वही हो गई कि फ्यूचर में जैसे हमें कोई बीमारी हो तो वो याद कर ले कि हमारे शरीर में इस प्रकार का बैक्टीरिया आएगा और इसके लिए हमारे शरीर में पहले से एंटीबॉडी मौजूद है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में WBC की संख्या ज़्यादा होने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ल्यूकोपीनिया। अब ये ल्यूकोपीनिया क्या होता है? तो हमारे शरीर में जब WBC की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम यानी
रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है, तो इसी को हम ल्यूकोपिनिया कहते हैं। अब हम ये भी देख लेते हैं कि अगर WBC की संख्या कम होती है तो हमको कौन सा रोग होता है, तो हमें होता है ल्यूकेमिया, जिसे क्या कहते हैं हम ब्लड कैंसर यानी खून का कैंसर भी कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है HIV का पूरा नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। लेकिन कई बार आपने देखा होगा आप जल्दबाजी में इसको ये लगा देते हैं कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब हम HIV के बारे में जान लेते हैं। तो इस बीमारी में हमारे शरीर में WBC की संख्या कम हो जाती है, और WBC में कौन सी WBC, टी लिम्फोसाइट की संख्या कम हो जाती है। HIV का पहला केस अमेरिका में 1981 में मिला था, और भारत में इसका पहला केस 1986 में मिला था। यह एक वायरस जनित संक्रामक का रोग है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है HIV का वायरस हमारे शरीर में किस अंग में सक्रिय होता है, यानी किस ऑर्गन में एक्टिवेट होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्लड। तो HIV का वायरस कहाँ एक्टिवेट होता है, ब्लड में। अब हम देख लेते हैं कि क्या होता है ये। तो यह क्या है, एक रेट्रो फैमिली का वायरस है, यह हमारे रक्त के अंदर सक्रिय होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है HIV का परीक्षण किस जांच द्वारा किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है एलिसा टेस्ट। तो HIV का परीक्षण किससे किया जाता है, एलिसा टेस्ट से। अब आपने देखा होगा एलिसा टेस्ट की फुल फॉर्म क्या है, वो देख लेते हैं हम। तो एलिसा टेस्ट की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोर्बेंट एसे टेस्ट। तो ये आपको याद रखनी है कि एलिसा टेस्ट की फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत में सबसे ज्यादा पेशेंट किस रोग के हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डायबिटीज यानी मधुमेह के। तो भारत में सबसे ज्यादा पेशेंट किस रोग के हैं, मधुमेह के। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लेटलेट्स को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट। तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। अब हम प्लेटलेट्स के बारे में जान लेते हैं। प्लेटलेट्स की एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में संख्या कितनी होती है, करीब 4.5 से 5.5 लाख प्रति 100 ml HB होती है, और इनका निर्माण भी अस्थि में यानी बोन मैरो में होता है। इनका जीवन काल औसतन 8 से 10 दिन का होता है। रुधिर में ही ये मृत और पुनर्निर्मित होती है, यानी कि ये डेड भी रुधिर में होते हैं ब्लड में, और इनका रीजनरेशन भी ब्लड में ही होता है। ये चोट लगने पर हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती हैं, अर्थात इनका फंक्शन ये है कि जब हमको चोट लगती है तो हमारा खून बहने लगता है, तो ये रुधिर का थक्का बनाने का काम करती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रुधिर का थक्का जमने में औसतन कितना समय लगता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे किसी को चोट लग गई तो उसका रुधिर का थक्का कितने मतलब औसतन कितने टाइम में जम जाना चाहिए, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 4 से 5 मिनट। तो रुधिर का थक्का मतलब औसतन एक स्वस्थ मनुष्य का 4 से 5 मिनट में जम जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रुधिर का थक्का जमने की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि एक प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है, उसको थ्रोम्बिन में कौन सी धातु परिवर्तित करती है। अब इसका उत्तर हम देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर है Ca+2 यानी कैल्शियम धातु है जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करती है जब रक्त का थक्का बनता है तब। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लड बैंक में खून को जमने से रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है। जैसे हमारा कई बार खून बाहर निकल जाता है तो वो थोड़ी देर बाद जम जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि ब्लड बैंक में हम खून देते हैं वो काफी टाइम तक वही रखा रहता है, वो सुरक्षित रहता है। तो उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें मिलाया जाता है कैल्शियम साइट्रेट और सोडियम ऑक्सलेट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अब हम देख लेते हैं कि ब्लड बैंक में एक अच्छा ब्लड 40 से 45 दिन तक सुरक्षित रहता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या ज्यादा होने पर कौन सा रोग हो जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी थ्रोम्बोब्लास्टिस। अब ये रोग में क्या होता है वो हम जान लेते हैं। तो इस बीमारी में रक्त का नसों के अंदर ही थक्का बनने के कारण नसें फट जाती हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोब्लास्टिस कहते हैं। और हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम होने पर चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं जमता है और रक्त निरंतर बहता रहता है। तो मतलब कमी से तो ये हो गया कि हमारे शरीर में रुधिर का थक्का नहीं जमेगा, और जब अधिक हो जाती है तो नसों के अंदर ही रुधिर का थक्का बन जाता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोब्लास्टिस। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया किसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमना, तो इसे हीमोफीलिया कहते हैं। अब ये टर्म है ना हीमोफीलिया हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि विश्व हीमोफीलिया दिवस ही मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। अब हम हीमोफीलिया के बारे में जान लेते हैं। तो हीमोफीलिया में हमारे शरीर में प्लेटलेट्स का निर्माण कम होता है या फिर न के बराबर होता है। इस कारण चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जम पाता है और रक्त निरंतर बहता रहता है। इसे रॉयल डिजीज
एवं क्रिसमस फैक्टर डिजीज भी कहते हैं। अब यह इंपॉर्टेंट है कि इसे रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं और क्रिसमस फैक्टर डिजीज क्यों कहते हैं। तो रॉयल डिजीज तो इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले यह रोग है जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया उनके अंदर पाया गया था, और क्रिसमस फैक्टर इसलिए कहते हैं कि इस रोग का पता है जो 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन पता चला था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेंगू ज्वर के रोगजनक का नाम क्या है, यानी डेंगू ज्वर के पैथोजन का नाम क्या है। तो इसका सही तरह ऑप्शन है अरबोवायरस। तो डेंगू ज्वर अरबोवायरस के कारण होता है। अब हम इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो डेंगू ज्वर को हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, और यह अरबोवायरस के कारण होता है। इस रोग की वाहक मच्छर मादा एडिज इजिप्टी होती है। इस रोग के कारण हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मलेरिया के रोगजनक का नाम क्या है, यानी मलेरिया रोग के पैथोजन का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम। यह प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। अब हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यह प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा जनित रोग है। यह रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। इस रोग में हमारे शरीर में प्लेटलेट्स के साथ आरबीसी की संख्या में भी कमी हो जाती है। अब यहाँ से हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि मलेरिया और डेंगू बुखार में इन रोगों की वाहक है जो मादा मच्छर ही होती है, नर मच्छर क्यों नहीं होते, यानी हमको मादा मच्छर ही काटती है, नर मच्छर नहीं काटते। तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स ये होगा कि जब मादा मच्छर प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और वो सभी पोषक तत्वों की जरूरत है कहाँ से पूरी करती है, मानव के रक्त से पूरी करती है, यानी हमारे खून से पूरी करती है। इसलिए वो जब प्रेग्नेंट होती है तो हमको काटती है। इसलिए इन दोनों रोगों की वाहक मच्छर है जो मादा होती है। अब ये प्रश्न उठता है कि नर मच्छरों को पोषण की जरूरत नहीं होती है, तो उनको भी पोषण की जरूरत होती है, लेकिन वो अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं, वो अपना पोषण फूलों से प्राप्त कर लेते हैं, मतलब फूलों के रसों से प्राप्त कर लेते हैं। पोषक तत्व जो भी होते हैं वो गंदे पानी से प्राप्त कर लेते हैं, गंदे पानी में रहते हैं ना मच्छर, तो इस प्रकार वो अपनी पोषण की जरूरतें पूरी कर लेती हैं, और इसलिए ही इन दोनों रोगों की वाहक मच्छर होती है। डेंगू और मलेरिया की मादा मच्छर होती है। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक और अपने कम से कम 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि आपके लिए हम ऐसी वीडियोज लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।